और बाकी जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी अपडेट हो जाएंगे साथ में। तो इसके बाद आप जेड टेस्ट और इन सब के लिए काफ़ी बेहतर स्थिति में होंगे, फिर हम लोग अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग जल्दी से उस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या था उसमें एंट्रीज। ओके, एंट्रीज। चलिए, तो द गिवन क्वेश्चन वाज, आपके लिए था, अ टायर कंपनी वांट्स टू टेस्ट द स्ट्रेस ऑफ टायर्स। टायर्स का स्ट्रेस टेस्ट करना है, एंड द टायर्स इज द मिनिमम लोड इज 80,000 समथिंग। ओके, but access loads can burst the tires. From the past experience, it is known the standard deviation of the load is 4,000. A sample of 100 tires was selected and rest were carried on them. The test results showed that the mean stress capacity of the sample is 79600. If the supplier used the significance level of 5% in testing, do the tire meet the stress? ये सवाल था। क्लियर? तो अब हम लोग इस पर जल्दी से आ जाते हैं। इसमें क्या क्या वैल्यूज़ आपको गिवन मिल गई हैं। और सबसे पहले ये सैंपल कितने का है, दिस इज सैंपल ऑफ 100। तो अगर 100 का सैंपल है तो आपको समझ लेना है कि इस पर हमको टी नहीं लगाना है, जेड लगाना है। ठीक, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है ही है, मान के चलिए ये। अब इससे आगे हम लोगों का क्या था या क्या क्या वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन 4000। दूसरा गिवन है आपको मीन ऑफ द पॉपुलेशन 79600। ये दो आइटम आपको दिए हुए हैं। नहीं, ये तो सैंपल का मीन है 79600 की वजह उसने 100 टायर निकाले थे, उसका मीन उसने आपको बताया था 79600। पॉपुलेशन का मीन 80,000। ठीक है। अब दो कंडीशन रहती है कि जब हमको टी लगाना होता है, वन, द सैंपल साइज इज स्मॉल अप टू द 30। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट गिवन। तो ये दोनों कंडीशन आपकी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। ये सैंपल साइज भी बड़ा है, 100 का है, और पॉपुलेशन का आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी है। तो अब आप जल्दी से अपना जेड वाला काम शुरू कर दीजिए। इज द थिंग्स गिवन इज ओके, सारे लोगों को ये बात क्लियर हो रही है ना कि यही यही वैल्यूज हम लोगों को इन द केस फॉर द पर्पस टू मेक परफॉर्म द टेस्ट जी फॉर कंक्लूडिंग द रिजल्ट रिगार्डिंग द टायर्स स्ट्रेस, यही वैल्यूज ऑपरेट करेंगी। इज इट ओके? इस पे कोई डाउट हो तो सबसे पहले पूछ लीजिए कि ये इसमें मीन क्यों माना गया या इसमें ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों है, तो फिर आगे बढ़ने का कुछ मतलब है। यस बेटा, किसी को भी कोई डाउट इस पर अगर हो कि ये सिलेक्शन ऑफ द वैल्यूज रिगार्डिंग देयर टर्म्स, इफ इट इज देयर एनी कंफ्यूजन, तो उसको पहले आप पूछ लीजिए फटाक से। मुझे लगता है कि क्लियर हो गया क्योंकि कई सारे लोगों के काफ़ी जवाब भी आ रहे हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो व्हाट वी शुड कंसीडर एज द नल हाइपोथेसिस, और आपको एक अच्छा सा अपनी कॉपी पे डायग्राम बनाना है। ठीक, अच्छा सा डायग्राम बनाना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। उसमें एक बीच में लाइन डालनी है। ठीक, उस लाइन के नीचे आप लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू 80,000। क्योंकि मैंने इसमें आपसे ये भी बोला था कि प्लीज़ गिव द कॉन्फिडेंस लिमिट। तो ये जो कॉन्फिडेंस लिमिट है, तो अब अभी तक जो आप उसमें काम कर रहे थे कि 1.96 में वैल्यू आ गई और उसको हमने उसमें देख लिया टेबल पर, किन्हीं कारणों से मान लीजिए आपको टेबल प्रोवाइड नहीं हो पाए, तो फिर भी आपको क्वेश्चन करना है। तो उसको कैसे किया जा सकता है, इसका थोड़ा सा आइडिया इस क्वेश्चन से आपको हो जाएगा। ये तो टेबल आपको मिलेगी मिलेगी। इन केस अगर किसी कारण से नहीं मिल पाती है, कोई और वजह हो जाती है, तो हाउ शुड यू रिप्लिकेट सच परसेंटेज इन द टर्म्स ऑफ द रियल प्रॉब्लम। भाई उसमें तो आपको परसेंटेज मिल जाता है 95। आपने कैलकुलेट किया कि इसके इधर 0.4750 चला गया, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी 0.4750 चला गया, और हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की वो देख रहे हैं हम कि हमारे उस 95 के परसेंटेज के अंदर में कैसे आ रही है, हमने ओके कर दिया 1.96 से, ओके कर दिया टेस्ट रिजल्ट से।
अगर ऐसी भी आपको टेबल भी ना मिले, वैल्यूज नहीं मिले, हाउ कैन यू रिप्लिकेट? एक वैल्यू केवल आपको मिल जाए कि 5% 1.96 होता है, बाकी टेबल नहीं मिल रही, तो आप टेस्ट स्टैटिक में जो वैल्यू निकालोगे उसका एप्लीकेशन कहाँ देखेंगे आप, और कैसे करेंगे विदाउट टेबल? तो प्लीज, जब आप कॉन्फिडेंस लिमिट ढूंढ लेते हो किसी की, तो वो आपको पूरा पूरा हेल्प कर देती है रेंज बताने में। चलिए, तो आपने वो बनाया हुआ है, उसके बीच में आप लिख लीजिए 80,000। जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव क्रिएटेड ऑन योर पेन, ऑन योर पेपर, तो उसमें जो आपने सेंटर लाइन डाली है फॉर द पर्पज ऑफ मीन, बिकॉज इट इज़ अ पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो म्यू इज इक्वल टू 80,000। ये आपकी नल हाइपोथेसिस भी बन गई। आपकी नल हाइपोथेसिस इज द एस्टैब्लिश्ड वैल्यू। एस्टैब्लिश्ड वैल्यू मीन है पॉपुलेशन का, इस पे सारे लोग अभी तक सहमत थे। अब आप उसको टेस्ट कर रहे हो 100 टायर निकाल के कि क्या ये टायर उतनी क्षमता ले सकते हैं कि नहीं। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एन आपके पास 100 टायर्स का है। अगली चीज आपको क्या देखनी होती है फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्म द टेस्ट इज द स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए फार्मूला हमारा था, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी पॉपुलेशन का पता है, दैट इज 4000, एंड स्क्वायर रूट ऑफ एन आपके लिए आएगा 100 का 10 जो डिनोमिनेटर में है। तो फाइनली यू विल फाउंड दैट द स्टैंडर्ड एरर इज 400। अब ये जो 400 है, ठीक, ये है स्टैंडर्ड एरर, यानी ये इस सैंपल में हो सकती है, ये बोल रहा है। तब आपको इससे कॉन्फिडेंस लिमिट लेनी है। अब ये जो 400 है और इसने बोला 5%, अब 5% की वैल्यू 1.96 होती है, प्लस माइनस 1.96 एरिया ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कवर्ड अंडर द 95% अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आपका रिजेक्शन लेवल 5% में आ रहा है, जो आप बनाओगे शेडेड एरिया, ठीक है ना, जैसे पिक्चर दी थी, तो हमेशा अगर ये लंबा क्वेश्चन करने को आ जाए तो सजावट जरूर करिएगा। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही एकदम अच्छा सा बन जाए, जित जैसा बने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप पिक्चराइज करिए, फिर एक उसमें लाइन डालिए, फिर अपना रिजेक्शन लेवल को शेडेड कर दीजिए, उसको लिख दीजिए लाइन में कहीं से बना के कि दिस इज द शेडेड एरिया इज इक्वल टू द रिजेक्शन लेवल आपका रिजेक्शन एरिया है, एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया विच इज बिटवीन टू, अगर टू टेल टेस्ट है तो बिटवीन द टू शेडेड एरिया, या वन टेल टेस्ट है तो विच इज नॉट शेडेड, वो सारा का सारा आपका एक्सेप्टेंस लेवल। इतना काम तो आपको करना ही करना है, क्योंकि अब आप टू टेल टेस्ट कर रहे हो, उसकी स्ट्रेस की बस्ट को देख रहे हो। तो अब आपने जो लाइन बाइसेक्ट की है उसमें आपने रिजेक्शन लेवल भी बना लिया। प्लीज टेक द हेल्प ऑफ, अगर दिक्कत कोई हो रही हो तो जिस दिन ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसके पहले ही पिक्स जो मैंने भेजी थी उसका हेल्प ले लीजिए, बड़ी आसान बात है। तो वो जो एरिया आपने शेडेड किया उसमें लिख दीजिए 0.025 लेफ्ट पर और 0.025 राइट पर। अब जो बीच का एरिया आपका बच रहा है ये आपका 95% है, एग्री, ये आपका 95% और 95% की वैल्यू 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन ईदर साइड ऑफ मीन। तो ये जो अब आपने लाइनें बनाई हुई हैं एक्सेप्टेंस रीजन की, इसमें एक साइड -1.96 इसी पिक्चर में लिखिए, दूसरी तरफ +1.96। जिनके आंसर्स भी आ गए वो भी इसको देख लें कि कैसे और अच्छे से आप इसको पिक्चराइज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो 1.96, तो आपका पिक्चर अब खुद बोल रहा है कि इसमें ये सारे काम है। नाउ द कॉन्फिडेंस लिमिट, बिकॉज यू हैव फाइंड द स्टैंडर्ड एरर एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लिमिट कि इसकी जो लिमिट बनेगी ये कैसे बनेगी, तो आपको गिवन क्या है, मीन गिवन है। हाँ सर, मीन गिवन है। तो जो आपके लिए मीन गिवन है इसमें अब आपने स्टैंडर्ड एरर ढूंढ ली, पॉपुलेशन का मीन गिवन है, उसी से तो ये आप मैच करा रहे हो। उसी से मैच करा रहे हैं। जब आप अगर उसी से मैच करा रहे हैं तो उसका अपना आपने एरिया देख लिया कि उसको कहाँ तक एक्सेप्ट हो सकता है, तो 1.96 के बीच के एरिया को आप एक्सेप्टेंस मान लो। तो जो स्टैंडर्ड एरर सैंपल के कारण क्रिएट हो रही है, हो सकती है, जो एरर सैंपल के कारण क्रिएट हो सकती है प्लस माइनस, उसको भी आपने ढूंढ लिया, वो आपके लिए 400 इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू।
एग्री, वो है आपके लिए 400। तो इसको आपकी जो ये वैल्यूज ऑफ द डिविएशन है, मतलब और अच्छे से समझते हैं इसको। 400 ऐसे 400 ऐसे कुछ हो सकते हैं कि जो 1.96 के वेरिएशन के साथ इधर उधर होंगे। जो ये 400 आया, दैट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। जितनी भी उन्होंने निकाली हैं अपनी मीन पॉपुलेशन, सॉरी उसकी जो मीन निकाली थी, कुछ दी थी ना आपको कोई मीन सैंपल की 79600, तो इसमें 400 का तो आप स्टैंडर्ड एरर मान रहे हैं। ये स्टैंडर्ड एरर किसके कारण क्रिएट हुआ? 100 सैंपल्स के कारण क्रिएट हुआ ना। अब ये इस स्टैंडर्ड एरर इन कॉन्टेक्स्ट विद द डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन 400 है आपका। तो अगर हम पॉपुलेशन मीन से और इस सैंपल पर जा रहे हैं जो छोटा होता चला जा रहा है, और स्टार्ट्स में शुरुआत में हम लोग की क्लास जब डिस्कस हुई थी तभी मैंने बोला था कि द लॉ ऑफ कौन सा था जो बड़ी उसके काम करता था कि जितने ज़्यादा नंबर ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर के कम होंगे। दो लॉ थे आपके लिए, वन इज़ द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, और दूसरा जल्दी से बताइए दूसरा कौन सा था? द लॉ ऑफ द स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और द इनर्शिया ऑफ द लार्ज नंबर्स। तो जितना नंबर लार्ज होगा उतना चांसेस एरर का कम होता है क्योंकि सैंपल बड़ा हो जाता है। हाँ, आपने बोला कि जो हमारे पास टायर हैं उनका मीन 80,000 है बस्टिंग का, टायर के नंबर्स क्या हैं, ठीक। अब उसमें आप सैंपल ले रहे हो केवल 100 का, तो इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर वाले रूल के कारण पक्का है कि कुछ न कुछ फर्क आएगा ही आएगा, बिकॉज मीन इज ऑफ सच अ लार्ज नंबर, उसमें से आपने 100 का सैंपल लिया है। तो मैं आपको ये भी दिमाग में डालना हो कि हाउ दिस थिंग्स इज गोइंग टू बी हैपन एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। So you can quote this is due to the you can say the effect of the inertia of the large numbers, क्योंकि यहाँ पे नंबर मेरा छोटा हो रहा है सैंपल का, इस कारण because nothing else standard error is just like the वो आपके लिए स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डिविएशन ही है। तो पॉपुलेशन तो अपना स्टैंडर्ड डिविएशन बता रहा है ना चिल्ला चिल्ला के कि 4000 या जो भी उसने बताया आपको कितना था, यस उसने आपको बताया 4000। अब आपने इसको शॉर्ट डाउन किया अगेंस्ट द सैंपल साइज, तो ये जब शॉर्ट हुआ तो आप खुद ही देखिए कितना हो गया, 4000 नहीं रहा 400 हो गया ये स्टैंडर्ड एरर सैंपल के टर्म्स में आकर के सिकुड़ा है। तो जब ये सैंपल्स के टर्म्स में आकर के सिकुड़ा है तो इसके कारण इसका इफेक्ट अब आप कहाँ देखोगे? ऑन द मीन ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि इसी पूरे पॉपुलेशन में से ये सैंपल निकल के गया है। कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत ध्यान से सुनते जाइए। कॉन्फिडेंस लिमिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको कोशिश है कि काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सैंपल हमारी पूरी पॉपुलेशन से निकल के गया है। पॉपुलेशन का मीन आपके लिए क्या है? पॉपुलेशन का मीन आपके लिए वो एक एवरेज वैल्यू है कि जिस हिसाब से वो पॉपुलेशन परफॉर्म करेगी, ठीक। बिल्कुल बेसिक की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन वो वैल्यू है जो बोलती है कि इस पॉपुलेशन में इस मीन से ये दूरियां भी हो सकती हैं, चांसेस हैं इसके। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब ये बोलता है यार, ये स्टैंडर्ड डिविएशन ये बोलता है। अब अगली बात आती है आपके लिए, अब उसी में से आपने 100 निकाल लिए, क्योंकि बेटा स्टैटिस इज द साइंस ऑफ एवरेजेस। ये भी तो किसी बड़े स्टैटिशियन ने कहा है कि वो एवरेजेस का ही पूरा गेम है और कुछ है नहीं। नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, आई थिंक बाउले। तो जिन्होंने भी ये बोला है तो काफ़ी हद तक सही बोला है, क्योंकि अब आपका सैंपल सिकुड़ कर आ गया है 100 पर, तो एरर में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो जब एरर में उसमें परिवर्तन आएगा, एरर में से स्टैंडर्ड डिविएशन, तो जब इस सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन में परिवर्तन आएगा और सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन आपको गिवन है नहीं, तो आप उसको किसके रेफरेंस में निकाल रहे हो? क्योंकि ये मेरा सैंपल पॉपुलेशन में से निकल के आया है, तो हम पॉपुलेशन के रेफरेंस में उसको निकाल रहे हैं। तो अगर आप पॉपुलेशन के रेफरेंस में उसको निकाल रहे हैं तो आपने ये पाया कि द स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अब आ गया 400। यानी स्टैंडर्ड डिविएशन में स्टैंडर्ड डिविएशन का एडजस्टमेंट आ गया, जैसे कि पॉपुलेशन में से सैंपल निकल के आया। तो जब हम कॉन्फिडेंस लिमिट बनाएंगे और इसका इफेक्ट, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से कनेक्टेड होता है, और हम टेस्ट क्या कर रहे हैं?
कि क्या जो सैंपल निकाला है ये वैसा ही परफॉर्म करेगा कि जैसा पॉपुलेशन करती है, और वैसा ही परफॉर्म करेगा का मतलब इन द टर्म्स ऑफ स्टैट्स क्या है, इज एज लाइक सेम एज द एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन। एम आई करेक्ट? क्या ये वैसे ही 5 बच्चे हैं जैसे पूरी क्लास है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरी क्लास का एवरेज है वैसे ही ये पांचों का भी एवरेज आए। तो अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ जा रहा है? ऑन द एवरेजेस, ऑन द एवरेजेस। तो अगर एवरेजेस पे जा रहा है तो हम सीधे एवरेज पे ना इसको देख लें कि कितना जा रहा है। अब आपका स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन वाला बोलता है कि 95% की कॉन्फिडेंस लिमिट है, तो जो हमारी सिग्निफिकेंस लेवल है वही हम इसमें अप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू आती है 1.96। तो 1.96 को आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 400 में, जो आपने नया स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है, इन कंटेक्स्ट विद द सैंपल साइज टुवर्ड्स द टोटल पॉपुलेशन वैल्यूज। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 1.96 क्या मिलेगा आपको? जल्दी से बताइए। ये तो काम आप ही को करना पड़ेगा भाई, जल्दी से करके बताइए। 400, बिकॉज 400 है स्टैंडर्ड एरर। ठीक, तो इस स्टैंडर्ड एरर को भी तो 95% में हम डिफाइन करें ना, क्योंकि हमारी लिमिट तो 95 तक जा रही है। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 1.96 क्या वैल्यू आएगी बच्चों? 784 सर। हाँ, तो ये जो आ रही है आपकी 700 जितनी भी आ रही है, इसको आपको एक बार माइनस कर देना है पॉपुलेशन मीन में, और एक बार प्लस कर देना है। यस, प्लस माइनस कर लीजिए। ये आपकी लिमिट है। ठीक, 780 जो भी आपने कैलकुलेट किया, मैं उसको पक्का नहीं बोल रहा हूँ कि यही है, क्योंकि मैंने नहीं किया, मान लिया आपके बात। तो ये जो 1.96 इंटू 400, बाकी लोग भी कर लीजिए, अगर कुछ फर्क आ रहा है तो वो चेक हो जाएगा। तो 1.96 मल्टीप्लाई बाय 400 में जो भी वैल्यूज आप पाएँ, जो कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, प्लस माइनस आइदर साइड ऑफ, यही तो होता है ना, प्लस माइनस 1.96 था। तो जब आपने 1.96 को मल्टीप्लाई कर दिया 400 के अपनी स्टैंडर्ड एरर में, यानी अपने अब ये जो नया स्टैंडर्ड एरर आपको मिला, मीन्स द नया स्टैंडर्ड डिविएशन मिला अगेंस्ट द सैंपल विच इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो आपने उसको करेक्ट किया एज पर द 95%। तो जब आपने इसको करेक्ट कर लिया, और फिर आपको उसको मीन पे ही अप्लाई करना है, क्योंकि मीन तो मेरे पास कौन सा मुझे देखना है, पॉपुलेशन वाला। यही तो हमारा टेस्ट है कि हमारा सैंपल पॉपुलेशन के हिसाब से बिहेव करे। सैंपल के हिसाब, तब तो सैंपल टेस्ट हो जाएगा ना कि वो पॉपुलेशन के हिसाब से बिहेव कर पा रहा है कि नहीं। तो जो ये नई एरर की वैल्यूज आपको मिली 780, ये 780 जो बता रहे हैं वैभव जी, इसको एक बार प्लस कर दीजिए 80,000 में, और एक बार माइनस कर दीजिए। दिस इज द लिमिट। ये वो लिमिट होगी कि जिसके बीच में आपकी सैंपल का जो भी ये ड्रॉन डेटा सेट है, इसका मीन इसके बीच में परफॉर्म करेगा। मतलब 80,780 एंड 80,000 माइनस 780, ये वो कॉन्फिडेंस लिमिट रिगार्डिंग द इन द टर्म्स ऑफ रियल वैल्यूज है कि जिसके बीच में आपके उस मीन को परफॉर्म करना चाहिए जो आपने सैंपल का निकाला। अगर ये इसके बीच में परफॉर्म नहीं करता, इस रेंज से बाहर जा रहा है, देन यू कैन से द टेस्ट इज रिजेक्टेड। फिर से दोहराओ इस बात को, जो भी आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एरर मिलता है उसमें प्लस माइनस आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन की जो रेंज है इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 95%। ठीक, 1.96, वो 1.96 जब आप उस पर अप्लाई करोगे स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू पर, तो एक आपको फिगर जनरेट हो जाएगी। वो फिगर एक बार आपको पॉपुलेशन के मीन में, अच्छे से लिख लीजिए, वो फिगर आपको एक बार पॉपुलेशन के मीन में प्लस करनी है और एक बार माइनस करनी है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माइनस के ही साइन के साथ तो आगे चलता है।
एग्री? तो आपको क्या मिल जाएगी? कॉन्फिडेंस लिमिट। और ये कॉन्फिडेंस लिमिट किस बात की है कि ये एरिया है जो अगर हम पॉपुलेशन के भी स्टैंडर्ड एरर को अपनी स्टैंडर्ड एरर के साथ मतलब सॉरी सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन को पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन विद कॉन्फिडेंस लिमिट अगर एडजस्ट करें तो इतना डिविएशन या इस रेंज में डिविएशन से ज़्यादा सैंपल का डिविएशन अलाउड नहीं है। अगर इसके बाहर जा रहा है मतलब अब सैंपल हमारे पॉपुलेशन मीन के हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो दैट यू कैन से देन इन सच केस द हाइपोथेसिस टेस्ट इज रिजेक्शन लेवल में चला गया। ठीक, तो अब आपको परसेंटेज में जो वैल्यू है ना भी मिले, केवल 1.96 मिल जाए, तो आप रियल वैल्यूज के टर्म में उसको कन्वर्ट करके कॉन्फिडेंस लिमिट बना करके भी अपने टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। मोर इजी वे। तो 10 बार आपको फिर कहना नहीं पड़ेगा यार ये वाली टेबल दो, इसके बगैर तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये वाली टेबल दो, और नहीं मिल पा रही है वहाँ पर किसी कारण से, या दो चार आई फिर उसकी फोटो कॉपी हो रही है, एंड एन एग्जाम सेशन यू आर लूजिंग योर टाइम्स। या कभी आपके अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम है जो वहाँ तो कुछ प्रोवाइड ही नहीं होता, और कोई ऐसा छोटा सा टेस्ट उन्होंने बना के डाल दिया आपके लिए 2-4 क्वेश्चन का, 2-4 नंबर का, वहाँ ना आपको टेबल मिलेगी ना आपको कैलकुलेटर मिलेगा कुछ भी जो भी नहीं है। जिस लेवल का टेस्ट हो मैं नहीं कह सकता, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी नहीं। और ऐसा कोई छोटा सा टेस्ट पढ़ा है तब, क्योंकि यार हमने तो ज़िंदगी भर पढ़ा कि वो टेबल वगैरह टेबल के तो काम होता नहीं है ये वाला। तो आप कॉन्फिडेंस लेवल को ड्रॉ करिए, और कॉन्फिडेंस लेवल में अब आपको क्या देखना है, अब आपको अब टेस्ट क्या करना है, आपको रेंज तो पता चल गई कि जैसे आपने जोड़ा तो 80,000 कितना बताया था बेटा, 780, तो 87 है, 80 एक प्लस की आ गई, और 80,000 में 780 आप घटा दीजिए, तो आपकी इतनी पूरी रेंज हो गई 79। और अगर हम 780 घटाएंगे तो कितना आएगा, 220। ठीक ना, 79220, तो 79220 ये से लगा करके 79 सॉरी 80 780, ठीक, वैभव की गिवन फिगर के हिसाब से ये आपकी रेंज बनेगी, ये आपकी रेंज बनेगी। अब आप देख लीजिए कि आपने जो सैंपल ड्रॉ किया उसका मीन क्या है, उसका मीन आपको गिवन क्या है, 79600। तो अगर ये आपको गिरा हुआ है, गिवन है, अगर ये आपको गिवन है 7960, तो फिर क्या होगा, अगर ये आपको गिवन है 79600, तो इसका मतलब अब आप अपनी कॉन्फिडेंस लिमिट में देखिए कि क्या ये 7900 उसके बीच आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि हमारी जो नीचे वाली रेंज है वो है 79220 अप टू 80780, और ये तो 79600 है, तो ये अच्छी तरीके से पूरी तरीके से बीच में आ रहा है। मीन्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन, मीन्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन जो भी मुझे आंसर आए हैं वो बेसिकली जो आपका टेबल है उसके हिसाब से आए अभी तक, क्योंकि अभी तक टेबल की ही चर्चा हुई थी। तो टेबल के हिसाब से आप मेरे मेरे पास जो भी आंसर पहुंचे हैं तो वही पहुंचे। तो नाउ यू गेट द न्यू आइडिया रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ दीज टेस्ट, कि आप कॉन्फिडेंस लिमिट के हिसाब से कर सकते हो, तो वहाँ आपको टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टैंडर्ड एरर को जो आपकी गिवन वो है वैल्यू रिगार्डिंग द परसेंटेज, उतना तो हर क्वेश्चन आपको दे ही देगा कि द वैल्यू ऑफ 5% इज लाई बिटवीन 1.96, और आगे हो सकता है आपको कुछ न दे, तो आप ये कॉन्फिडेंस लिमिट के हिसाब से कर लीजिए। ठीक, अब ये बताइए कि इस डिस्कशन पर कोई भी क्वेरी अगर आपकी जनरेट हो रही है तो प्लीज़ उसको पूछ लीजिए फटाफट। हम आपको टाइम दे देते हैं कि जितना डिस्कशन हुआ उसमें कुछ आपने नोट किया होगा, कुछ सुना है, तो कुछ बातें आई होंगी आपके दिमाग में, तो टेक योर टाइम ऑफ 2-3 मिनट्स, और उसके बाद आप रिस्पॉन्स करिए। कोई भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी बात है, तो इसको सेटल डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, टेक योर टाइम ऑफ जस्ट 2 to 3 minutes।
यस बेटा, कोई क्वेरी? यस सर। हाँ बोलिए। सर अभी आपने जो क्वेश्चन बताया ये विदाउट टेबल का बताया सर, अगर इसको टेबल के साथ सॉल्व करेंगे कैसे? वो तो बेस्ट तरीका है, आपको टेबल ना मिले उसके लिए सारी बात हो रही है। अब मैं आपको, जैसे वो सिपाही लड़ाई के लिए तैयार कराया जाता है ना, कि ये राइफल तो चलानी है, इन केस ऐसी लड़ाई हो जाए यार, गोली खत्म हो जाए, तो फिर आपको जो है वो कॉम्बैट फाइटिंग भी आनी चाहिए, चाकू भी चला पाए आप, और आपको मार्शल आर्ट्स भी थोड़ी सी आए, तो ये एक एक्स्ट्रा है आपके लिए। ठीक, टेबल अगर आपको मिलती यस है तो सर। दैट इज द बेस्ट वे। ठीक, वो ही लगाइए, अगर आपको टेबल मिलती है तो देन इट इज ओके, और टेबल अगर नहीं मिल पा रही है तो ये उसका बहुत ही बेहतर विकल्प है, और इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, बिल्कुल पक्का काम है ये। विदाउट, अरे आप ने जो स्टैंडर्ड एरर निकाला उसी में तो अपने कॉन्फिडेंस लिमिट को सेट कर दिया, उससे फिर आपने कॉन्फिडेंस लिमिट निकाल ली। ठीक, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइबल है और प्रूवन है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हो जाता है ना बेटा कि एग्जाम में आप सेंटर में मान लीजिए बैठे हैं, और 60 बच्चे एक साथ दे रहे हैं, तो टेबल लगो के आई तो 2-3 लोगों के पास ही घूम रही है, भाई तुम कर लेना तो मुझको दे देना, तो तुम कर लेना, 5 ही साथ आ पाई, फिर फोटो कॉपी होने गई है, और एट द टाइम ऑफ राइटिंग द पेपर टाइम का भी इशू होता है। तो उन सब से भी अगर आपको बचत चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और आपको ये उसमें भी हेल्प करेगा इन द कंपटीशन एग्जाम जहाँ आपको टेबल लेवल नहीं मिलती। ठीक, और कोई क्वेरी? मतलब समझ आ गया, यस समझने की सर। बात बताओ मुझे। यस कनिका यस सर, बेटा, समझ में आ गया है। ओके, और किसी के पास कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड? नहीं है, चलो। तो क्योंकि मुझे जब याद है शुरुआत में क्लास चल रही थी तो आप लोगों की सबसे ज्यादा इस वजह, सर हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग, तो अब आपका हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग का ही समय आ चुका है, अच्छे से आप इसको कर लीजिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए अब जल्दी से हम लोग एक एक दो दो छोटे क्वेश्चन इसके और लेंगे, इसके बाद फिर काई स्क्वायर टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक, वो आपके लिए एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके लेकिन एक दो छोटे छोटे और हो जाए कि मान लो धोखे से ये आ जाए तो आप पूरी शक्ति के साथ इसको कर पाए, कंफ्यूजन ना बचे कोई भी। लिखिए फटाफट। द हाइट ऑफ द 10 सोल्जर्स, द हाइट ऑफ द 10 सोल्जर्स selected at the random from a population had a mean value of 158 centimeter. The variance, the variance is 39.0625 centimeter. Significance level 5%. Test, test the hypothesis that the soldiers of the population are on the average lesser than 162.5 centimeter tall. क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूं एक बार। The height of 10 soldiers which are randomly taken from the population is the mean value 158 centimeter, and the variance is 39.0625 centimeter. Now you have to apply the test of hypothesis, और इसमें आपको ढूंढना क्या है कि the height of the population, soldiers of the populations is lesser than 162.5 centimeter on average. तो सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कि काफ़ी सारी चर्चा हो चुकी है, कि अब आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा टेस्ट आप लगाने जा रहे हो और क्या करने जा रहे हो, इतना बता दो, करो मत अभी,
आराम से कर लेना टाइम लेके, लेकिन इतना आप आराम से पढ़ लीजिए, 1-2 मिनट ले लीजिए। उसके बाद मुझे बताइए कौन सा टेस्ट आप लगाने जा रहे हैं, और उसके बाद क्या मतलब क्या करने वाले हो। आंसर निकालने की जल्दी मत करना, क्या करने वाले हो ये तो बता दो रास्ता अपना। देखो भाई, बताना पड़ेगा, ये एक तरफा वाला काम नहीं चलेगा बिल्कुल। हम्म। क्वेश्चन में कुछ छूटा है लिखने में, कुछ आपसे स्किप हो गया है, तो वो मैं दोबारा बता सकता हूँ। लेकिन अब आप लोग सब बड़े बड़े हो गए हैं भाई, तो थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि इसमें आप क्या लगाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे होगा ये, इतना बताना पड़ेगा बस, ज्यादा कुछ भी नहीं बताना। डरो मत गलत सही को। नाम लो भोले बाबा का, सावन का सोमवार है, बता दो जो भी आया है मन में, घबराओ मत कतई। यस, देखो सब तरीके से मैं आपको मोटिवेट कर दे रहा हूँ, पर आप हो नहीं रहे हैं बिल्कुल मोटिवेट। सर टी टेस्ट निकालेंगे इसमें पहले। किससे बेटा? सर टी ये टेस्ट सही निकालेंगे। थे ओके ओके, सर टी टेस्ट से निकलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। आगे? टी टेस्ट से आगे? टी टेस्ट का जो फार्मूला है अप्लाई कर दिया आपने, तो जो वैल्यू आ गई, इसको वो उस दिन मैंने आपको फोन पे साथ साथ टेबल खुलवा के बताई थी, तो उसमें ढूंढेंगे ना। हाँ उसमें ढूंढेंगे, कहाँ? कहाँ ढूंढेंगे? सर वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल, वन टेल, ठीक। बाकी आप बात ठीक बता रही है, पर वन सैंपल की जगह आपको बोलना वन टेल, टू टेल्ड नहीं है ये। ठीक, ओके ये सर। वन टेल्ड है, कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना, डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, जितनी बार आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उतनी बार आपको दिमाग में बैठता जाएगा। ये एक साइड की टेल है, ये दूसरी साइड की टेल है, तो लेसर देन की बात कर रहा है। तो अगर लेसर देन की बात कर रहा है, मतलब वन टेल की बात कर रहा है आपसे, तो वन टेल में आप ढूंढेंगे इसको। ठीक, आप आराम से करिएगा इसको, और फिर मुझे भेज सकते हैं आप। ठीक, करिए नहीं अभी, वन टेल टेस्ट में अपने आंसर को आप ढूंढेंगे, और टेस्ट अप्लाई होगा टू, सॉरी टी टेस्ट अप्लाई होगा स्टूडेंट टेस्ट, क्योंकि आपके सैंपल साइज है 10। ये दोनों जवाब आपकी क्लास से मुझे सही मिले। ठीक, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी, वेरी गुड। चलिए, अब जल्दी से एक सवाल और लिख लो यार, तो फिर लगे मुझे कि मेरा अब जो है काफ़ी हद तक बातचीत हमारी आपकी अच्छी हो गई है। कोई भी तरीके का आपको टेस्ट दे दिया जाए, क्वेश्चन बना दिया जाए, डिस्कशन कर दिया जाए उस पर, तो आप उसको हैंडल कर पाओगे, इतने के लिए है। तो एक छोटा सा लिख लेते हैं हम लोग, लिख लीजिए फटाफट से। अ सिनेमा हॉल है ना, कहाँ उतनी देर से सोल्जर और टायर सब बातें हो रही थी, अच्छी नहीं थी, अब कुछ अच्छी बात हो रही है मूवी वूवी की। सिनेमा हॉल हैज कोल्ड ड्रिंक फाउंटेन अप्लाइंग orange and the dizzy cola. The cinema hall has a cool drinks fountain supplying orange and dizzy cola. When the machine is turned on, जब ये मशीन खोली जाती है, its fill
550 ml cup with 50 ml of required water. ठीक, 550 ml के कप को 500 कितना वाटर बता रहा है उसके साथ फिलअप कर देती है। अब जो मैनेजर इस सिनेमा हॉल को चला रहा था उसके पास 3 तरीके की प्रॉब्लम आई। पहली क्या थी? द क्लाइंट्स, लिखिए 3 तरीके की प्रॉब्लम है। अभी तीनों प्रॉब्लमों को आपको अपने टेस्ट के हिसाब से जस्टिफाई या सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। पहली प्रॉब्लम है द क्लाइंट्स हैव कंप्लेनिंग दैट द मशीन इज सप्लाइंग लेस देन 500 ml। तो जो भी लोग वो कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहे थे कप्स में, तो उन्होंने ये शिकायत की कि यार इसमें तो 500 लीटर से कम आ रहा है, ठग रहे हो, पैसे ले रहे हो ज़्यादा के और दे रहे हो कम। समझ रहे हैं ना आप? तो गुडविल पे असर पड़ जाएगा। तो पहली तो समस्या उसके सामने ये आई। दूसरी बात, द मैनेजर वांट्स टू श्योर दैट द अमाउंट ऑफ कोला डज नॉट एक्सीड 500 ml। एक तो उसके पास शिकायत आ रही थी कि ये 500 ml से कम भर रहे हैं आपकी जो मशीन है ये उतना फिल नहीं करती है जितना प्रॉमिस कर रहे हैं आप। ठीक है, 550 का कप है, 500 का आपका प्रॉमिस है, तो थोड़ी पीने की जगह बची रहेगी। लेकिन आपका जो ये लगता है कि 500 ml आप नहीं दे रहे हो, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन और द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड, मैनेजर चाहता है कि यार कहीं ऐसा भी ना हो पाए, हमको ये भी श्योर करना है कि ये क्या 500 से ज़्यादा तो नहीं भर रही है। ज़्यादा भर रही है तो जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं उससे ज़्यादा दे रही है, तो लॉस ऑफ मटीरियल, कॉस्ट हाई होगी। दूसरी समस्या उसके पास ये है। तीसरी समस्या ये है कि मैनेजर वांट्स टू मिनिमाइज द कंप्लेंट्स एंड एट द सेम टाइम he wants to that the filling is not overflow 500 ml। एक पहली ये कि वो ये देखे कि ये जो समस्या आ रही है कम वाली, इस पर फोकस करना है। फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट टेस्ट। दूसरी टेस्ट ओवरफ्लो ना करने पाए। तीसरी कंडीशन कि दोनों चीज़ें एक साथ देख लें हम। ये 3 तरीके की समस्याएं हैं उसके पास। अब आपके लिए गिवन जानकारी क्या है? आपके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है कि दैट द n is 36 and the arithmetic mean of this filling is 499 and the standard deviation of the filling is 1 ml। ठीक है ना? तो 1 इतना स्टैंडर्ड डिविएशन है। जो भी वो मीन बोल रहा है अपना 499, उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन है कितना आपके लिए? 1 ml का। और जितनों पे टेस्ट आप करने जा रहे हो 2036। अब कॉन्फिडेंस लेवल, आपका सिग्निफिकेंस लेवल 10%। कॉन्फिडेंस लेवल और द सिग्निफिकेंस लेवल 10%। अब आपको अपनी सारी जितनी भी अपनी कला आपने अभी तक सीखी है वो इस पर आपको लगा देनी। ठीक, टेबल की ज़रूरत पड़े तो टेबल की, वैल्यूज से काम हो जाए तो वैल्यूज से, जैसे भी हो वैसे आपको करना है। ठीक है, इसको अच्छे से करके आप अपने पास रखिए और मुझे भेजिए। हिंट आपको दे रहा हूँ मैं कि जहाँ वो कम की बात करता है तो वो 1 टेल टेस्ट है लेफ़्ट साइड, जहाँ ज़्यादा की बात करता है वो राइट टेल टेस्ट हो जाएगा, और जो एक्सेप्टेंस रीज़न दोनों का चाहता है वो 2 टेल है। ठीक, तो इस हिसाब से आप इसको करेंगे। अगर कॉन्फिडेंस लिमिट बनाने की ज़रूरत पड़े तो वो आप बना सकते हो। और 10% की बात कर रहा है तो फिर आपको एक बार 10% की वैल्यूज़ क्या आती हैं
कहाँ तक उसका स्टैंडर्ड डिविएशन जाता है ये तो उस पर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि 1.96 तो 5% का है, वो गिवन होता है। अब 10% की बात कर रहा है तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज जैसे वो 1.96 थी वो भी डिफर कर सकती हैं। ठीक, तो ये आपको जल्दी से थोड़ा सा इस पे अलग से काम करना पड़ेगा। इज द हिंट इज सफिशिएंट? आपको जो हिंट दी गई पर्याप्त है या कोई क्वेरी बन रही है? यस बच्चों, कोई क्वेरी है? नहीं है? चलो, तो अब हम लोगों के पास बहुत ही थोड़ा समय बच रहा है, लेकिन फिर भी उसमें हमारा ये कोशिश रहेगी कि हल्की थोड़ी सी बात आपसे आज स्टार्ट हो जाए काय डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कमिंग सेशंस में इसको हम लोग कवर अप कर लें इसी वीक में, यहाँ तक मेरा टारगेट है। तो आपसे गुजारिश ये है कि ये जो आपको 2 क्वेश्चन मिले इनको आप लगाइए और मुझे भेजिए, और साथ ही साथ इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक, अभी एक सिंपल टर्म्स में हम लोग केवल डिस्कशन कर लेते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट, कई सारे टेस्ट हैं आपके। तब काई स्क्वायर टेस्ट किस लिए होता है कि आपकी एक ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा फर्क क्या है इसमें। अभी तक जो आप कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, गिवन वैल्यूज हैं। गिवन वैल्यूज में से आप क्या कर रहे थे, गिवन वैल्यूज में से सैंपल पिक कर रहे थे, उनको मैच करा ले रहे थे। उनकी संख्या कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से कि एवरेज का जो भी पॉपुलेशन का एवरेज है उस हिसाब से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करके आप अपने टेस्ट लगा ले रहे थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से उनको देख ले रहे थे। ठीक है, ये सारे काम आपके अभी तक चल रहे थे। पर अब जैसे ही आपका काई स्क्वायर आएगा तो काई स्क्वायर क्या बोलता है, एक तो वो फ्रीक्वेंसीज है जो रियल है, एक्चुअल। दूसरी कौन सी फ्रीक्वेंसीज है, दोज आर ऑब्जर्व्ड, जो आपने ऑब्जर्व किए। मीन्स एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड, कई नाम आपको कई कई तरीके की किताबों में कई कई तरीके की सर्च में अलग अलग मिल सकते हैं। ठीक, तो आपके लिए क्या है, एक आपके पास एक्चुअल वैल्यूज, दूसरी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एस्टिमेटेड वैल्यूज, ये। और ये उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पेयर की तरीके से साथ में चले। जैसे कि किसी के ऊपर हम काम करें तो एक हमारे पास एक्चुअल डेटा जो कलेक्ट हो और जो मेरा ऑब्जर्व्ड डेटा रहा हो। ठीक, मेरा ऑब्जर्व डेटा रहा हो कि जैसे लखनऊ जाना है, मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 100 लोगों को लखनऊ जाना है। ठीक है ना, तो कोई बोल रहा है 3 में, तो कोई बोल रहा है अरे 3 क्यों भाई, हम तो 3 घंटे नहीं लगाएंगे, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। एक और बहुत बड़े धाकड़ आ गया ना, तो 2.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। इस आखिरी कोई आ गया, अरे यार तुम लोग सब लड़ाई कर रहे हो, ऐसा करो 3 घंटे 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। एक्चुअल ऑब्जर्व्ड का फर्क समझ आ रहा है, एक्चुअल पहुंचने वाला कि अब जिसने जिसने जो प्रॉमिस किया ये कितने कितने समय में पहुंचा, एक्चुअल पहुंच जाएंगे, ये ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड। इनके कंपैरिजन के साथ जब आप किसी टेस्ट को लगाओ देन इट इज काई स्क्वायर टेस्ट। यार इतनी मोटी सी बात है, वो बिल्कुल हम लोग को एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें भी आपके लिए आगे फर्दर सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल कहाँ होगा बेटा, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा कि जहाँ पर ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ती है। कोई नई दवा आती है, कुछ लोग दवा को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये सारे ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल के केसेस में ये चीज़ें आ जाएंगी, और यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे द इफिशिएंसी ऑफ एनी type of policy is implemented or any type of drug is to be inoculated or any type of disease occurrence regarding to the uses of the drug or the non uses of the drug। भाई एक कोई चीज़ चलेगी तो उसके साइमल्टेनियसली उसकी इफेक्टिव भी तो साथ में चलेंगे। अगर किसी ड्रग की बात हो रही है तो इसका मतलब बीमारी की बात तो अपने आप हो रही है। अगर बीमारी नहीं तो दवा की ज़रूरत नहीं।
तो आपका टेस्ट किसके साथ हो रहा है, बीमारी के साथ दवा लेने वाले या वो लोग जो दवा नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। इसी पे तो हमारा टेस्ट जा रहा है। तो एक एक्चुअल वैल्यूज, एक ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। अब इसी एग्जांपल से हम लोग अच्छे से और आगे समझ लेते हैं कि आप जो दवा लेने वाले हैं उसमें कितने बीमार पड़े, जो दवा नहीं लेने वाले हैं उसमें कितने बीमार पड़े। समझ आता जा रहा है। इसमें ऑब्जर्व क्या था, इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा टेस्ट का, कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रग। इस तरीके के जब डेटा पे काम होता है देन इट इज द काई स्क्वायर टेस्ट। तो एग्जांपल से ही आपको समझ आने लगा होगा कि काई स्क्वायर का यूज काफी होता है व्हेन वी वांट टू नो द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज के रिजल्ट हमें जब जानने हो तो आपको काई स्क्वायर टेस्ट लगाना होता है, ठीक है। तब काई स्क्वायर टेस्ट ही आपकी मदद करेगा, जेड टेस्ट टी टेस्ट ही आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर अभी कोई स्टैब्लिश्ड वैल्यू है ही नहीं। इफ वी आर बेसिंग ऑन द ऑब्जर्व्ड वर्सेस द एक्चुअल, तो वहां पर तो कोई स्टैब्लिश वैल्यू नहीं है ना, स्टैब्लिश करनी पड़ेगी पहले हमें। अभी कोई स्टैब्लिश वैल्यू नहीं मिल रही है इन सच केसेस। तो अगर स्टैब्लिश वैल्यू नहीं है तो आपको ऑब्जर्व्ड वर्सेस एक्सपेक्टेड के अगेंस्ट में अपने कैलकुलेशन को करना है और इस टेस्ट को लगाना है। ये फिर आपको बताएगा कि क्या सिग्निफिकेंस है बिटवीन द या क्या लेवल, फिर उसके लिए आगे आपके पास टेबल होगी और दूसरी बातें होंगी। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी एक बेस हमने हल्का सा आपके दिमाग में केवल क्रिएट किया कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है और ये किस किस तरीके से अप्लाई होता है, क्योंकि आप Z और T को काफ़ी जान चुके हैं। तो फिर ये एक नया आया तो इसका एक हल्का सा आइडिया आपको हो जाए। इसके बाद आपके लिए हमारे पास बचेगा इसके बाद में F टेस्ट, और F टेस्ट अप्लाई होता है ऑन द वेरिएंसेस। और यार ये तो जो हम लोगों ने पीछे किया वो भी तो वेरिएंस पे है, हाँ वेरिएंस पे तो है, पर दो तरीके के वेरिएंस चल सकते हैं उसमें साथ में। और बेसिकली वो किस पे ज़्यादा अप्लाई होता है, एट्रीब्यूटेबल वेरिएंसेस पर, जो वेरिएंसेस आपके क्वालिटेटिव नेचर के ज़्यादा होते हैं, एफ टेस्ट, ठीक। वो आपके लिए इसके बाद रहेगा। तो कल आप अच्छे से काई स्क्वायर टेस्ट को देख आइए। तो जो हम लोगों ने दो आज के लिए न्यूमेरिकल रखे हैं, इनको फर्स्ट हाफ में जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा क्योंकि आपको काफ़ी कुछ Z और T की बातें आ चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट उसमें का कवर अप हो जाएगा विद इन द 15 मिनट्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ क्लास। दोज टू न्यूमेरिकल्स आर कवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि अब आप उसमें काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। कुछ अधिकतर तो लोगों से गलती नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है, और हल्का सा डिस्कस हो जाएगा तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी अगर कुछ डाउट रहा तो। बाकी फिर हम लोग कल काई को कवर अप कर लेंगे अच्छे से, तो उसको आपको देख के आना है, ठीक। अब मुझे बताइए कि कोई क्वेरी या किसी तरीके की आपके पास कोई बात है तो नाउ इट इज़ योर टाइम टू, वरना इतनी देर से तो मैं ही आपको परेशान करने में लगा पड़ा हूँ सुबह सुबह बुला के। यस, एनीथिंग यू हैव टू से और एनी क्वेरी? यस बेटा। यस, एनी क्वेरी बच्चों? नो सर। लेकिन नो के लिए गए आप स्वतंत्र हैं, हाँ ठीक, बड़ी देर के बाद नो आया है। चलिए फिर ये फिर अब इस मीटिंग को हम लोग यहीं पर क्लोज कर लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।